कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक क्लच से शुरू हुआ। कहानी कुछ ऐसी है कि फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी, जो एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर थे, उनके पास एक फेरारी 250 जीटी थी। उन्हें उसकी क्लच पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो बकवास है। तो उन्होंने वही किया जो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंजीनियर करता। वो सीधा एंजो फेरारी के पास कंप्लेन करने गए। फेरारी, जो कि बहुत प्राउड और जिद्दी इंसान थे, उन्होंने लैम्बोर्गिनी से कहा कि वो अपने ट्रैक्टर्स के काम से मतलब रखें। इतने बड़े ईगो वाला आदमी और कोई दूसरा इटालियन उसे बता रहा है कि क्या करना है, सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा इंसल्ट था। फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी, जो कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एंजो को दिखाएंगे कि असली स्पोर्ट्स कार कैसी होती है। और ऐसे 1963 में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल पैदा हुई। लैम्बोर्गिनी का विजन क्लियर था, दुनिया की बेस्ट ग्रैंड टूरर्स बनाना। ऐसी कार्स जो पावरफुल तो हों, साथ ही लग्जूरियस और कंफर्टेबल भी। मतलब वो सब कुछ जो उन्हें लगता था कि एक फेरारी होनी चाहिए, पर नहीं थी। ये राइवलरी, जो एक फॉल्टी क्लच से शुरू हुई, ऑटोमोटिव लेजेंड बन गई। इसने लैम्बोर्गिनी के एम्बिशन को फ्यूल किया और उसकी डेस्टिनी बनाई। उस दिन से बुल और प्रांसिंग हॉर्स हमेशा के लिए इटालियन सुपरकार सुप्रीमेसी की बैटल में लॉक हो गए। और दुनिया अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। फेरुच्चियो की पहली क्रिएशन 350 जीटी एक स्टेटमेंट थी। ये स्लीक थी, पावरफुल थी और ब्यूटीफुल थी। इसने लैम्बोर्गिनी के वर्ल्ड स्टेज पर अराइवल का अनाउंसमेंट एक रोअर के साथ किया। इस बीस्ट के हार्ट में एक V12 इंजन था। जोट्टो बिज़्ज़ारिनी द्वारा डिजाइन्ड ये मास्टरपीस लैम्बोर्गिनी ब्रांड का दूसरा नाम बन गया। लेकिन ऑटोमोटिव ग्रेटनेस का रास्ता कभी स्मूथ नहीं होता। V12 के डेवलपमेंट को लेकर इंटरनल डिस्प्यूट्स शुरू हो गए। फेरुच्चियो एक रिफाइंड इंजन चाहते थे जो उनके ग्रैंड टूरर के विजन के लिए सूटेबल हो। वहीं बिज़्ज़ारिनी रॉ पावर और रेसिंग पेडिग्री चाहते थे। ये क्लैश ऑफ विजन्स, जो प्रॉब्लम जैसा लग रहा था, उसने लैम्बोर्गिनी की कुछ मोस्ट आइकॉनिक क्रिएशंस को जन्म दिया। 350 जीटी के बाद 400 जीटी आई, जिसने फॉर्मूला को रिफाइन किया और लग्जूरियस येट पोटेंट मशीन्स बनाने के लिए लैम्बोर्गिनी की रेपुटेशन को और मजबूत किया। ये अर्ली कार्स भले ही बाद के मॉडल्स जितनी आइकॉनिक नहीं बनी, लेकिन उन्होंने आगे के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। उन्होंने लैम्बोर्गिनी को हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में एक सीरियस कंटेंडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। दुनिया ने नोटिस कर लिया था, लैम्बोर्गिनी अब सिर्फ एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर नहीं थी जिसके मन में ग्रज थी। अब वो एक फोर्स थी जिससे रेकन करना पड़ेगा। 1966 में एक ऐसी कार आई जिसने सब कुछ बदल दिया, लैम्बोर्गिनी म्यूरा। लैम्बोर्गिनी की प्रीवियस ऑफरिंग से बिल्कुल अलग, म्यूरा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक ऐसी कार थी जिसने बड़े बड़ों को रुला दिया। ये प्योर ऑटोमोटिव स्कल्पचर थी। और एमएजी की बात, फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी को ये पसंद नहीं थी। वो रेस कार नहीं बनाना चाहते थे, वो ग्रैंड टूरर्स चाहते थे, कंफर्टेबल क्रूजर्स विद पावर एंड रिफाइनमेंट। पर उनके इंजीनियर्स, जिनको ब्रिलियंट जियान पाओलो दलारा लीड कर रहे थे, उनके कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने सीक्रेटली म्यूरा को एक पैशन प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप किया, एक मिड इंजन्ड मार्वल जिसने सुपर कार डिजाइन को रिडिफाइन किया। जब फेरुच्चियो ने फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट देखा तो मान लीजिए वो इंप्रेस्ड नहीं थे, पर पब्लिक, वो तो पागल हो गई। म्यूरा इंस्टेंट सेंसेशन बन गई। उसकी वाइल्ड स्टाइलिंग और ब्लिस्टरिंग परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के एंथुसियास्ट का दिल जीत लिया। ये एक ऐसी कार थी जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती थी। म्यूरा आगे आने वाली हर सुपर कार के लिए ब्लूप्रिंट बन गई। इसने लैम्बोर्गिनी की आउटरेजस, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और अनफॉरगेटेबल मशीन्स बनाने की रेपुटेशन को पक्का कर दिया। ये पैशन की पावर का सबूत थी और कन्वेंशन को एक मिडिल फिंगर। सेक्शन 4, एक कठिन रास्ता, लैम्बोर्गिनी की सर्वाइवल की फाइट। म्यूरा की सक्सेस के बावजूद लैम्बोर्गिनी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं था। 1970 और 80 का दशक कंपनी के लिए टर्बुलेंट टाइम था। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया। सेल्स कम हो गईं और फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करते हुए 1972 में कंपनी में अपना स्टेक बेचने पर मजबूर हो गए। इसके बाद कई ओनर्स आए, हर कोई लैम्बोर्गिनी को मुश्किल दौर से निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ पीरियड्स ज्यादा सक्सेसफुल रहे। 1974 में लॉन्च हुई काउंटच ने अपनी और भी आउटरेजस स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस के साथ म्यूरा की लेगेसी को आगे बढ़ाया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। 80 के दशक में लैम्बोर्गिनी रिसीवरशिप में चली गई। मेमरान ब्रदर्स ने इसे संभाला।
जरूरी कैश दिया और काउंटाच के सक्सेसर डियाब्लो को लॉन्च किया। लेकिन कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेन था। फिर एक ऐसा पीरियड आया जिसे लैम्बोर्गिनी एंथुसियास्ट भूल जाना चाहेंगे, इंडोनेशियन पीरियड। 1984 में लैम्बोर्गिनी इंडोनेशियन कंपनी मेगाटेक के हाथों में चली गई। ये पीरियड इंस्टेबिलिटी और क्वेश्चनेबल डिसीजन से भरा था। डियाब्लो को अपडेट्स तो मिले, पर कोई न्यू मॉडल्स लॉन्च नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि कंपनी अपनी राह भटक रही है। सेक्शन 5, डोमिनेंस का एक नया दौर। वोल्क्सवैगन के अंडर लैम्बोर्गिनी। 1998 में लैम्बोर्गिनी को अपना सेवियर एक अनएक्सपेक्टेड जगह मिला, वोल्क्सवैगन ग्रुप। वोल्क्सवैगन की सब्सिडियरी ऑडी के स्टुअर्डशिप में लैम्बोर्गिनी का रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इन्वेस्टमेंट आई और फोकस क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कह सकते हैं थोड़ी जर्मन एफिशिएंसी पर भी शिफ्ट हुआ। रिजल्ट्स कमाल के थे। 2001 में लॉन्च हुई मर्सिएलागो ने लैम्बोर्गिनी के रिसर्जेंस की शुरुआत की। इसके बाद सक्सेसफुल मॉडल्स की एक स्ट्रिंग आई, हर एक पिछले से ज्यादा एक्सट्रीम। गलार्डो, अवेंटाडोर, हुराकान और यूरुस एसयूवी। आज लैम्बोर्गिनी हर तरह से जोरदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी सेल्स रिकॉर्ड्स बना रही है। उसकी कार्स पहले से कहीं ज्यादा डिजायरेबल हैं और अपनी पहली हाइब्रिड सुपरकार रिवुएल्टो के लॉन्च के साथ लैम्बोर्गिनी ये प्रूव कर रही है कि वो परफॉर्मेंस के फ्यूचर को अपनाने से नहीं डरती। सांतागाटा बोलोनीजे की एक ट्रैक्टर फैक्ट्री से लेकर ऑटोमोटिव एक्सेलेंस के ग्लोबल आइकॉन तक लैम्बोर्गिनी का जर्नी बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं रहा है। ये पैशन, इनोवेशन, राइवलरी और सबसे बढ़कर ऑटोमोटिव परफेक्शन की अनवेवरिंग परस्यूट की कहानी है। और जैसे लैम्बोर्गिनी फ्यूचर की तरफ आ रही है, एक चीज पक्की है, द बुल यहां रहने के लिए आई है।